हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका हिंदी सब्जेक्ट है और हिंदी सब्जेक्ट में जिनका नया सिलेबस अभी जारी हुआ है हाल ही में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, उनके लिए आज के जो वीडियो होगी यानी क्लास होगी, इसमें आपको बैक टू बैक जितने भी आपके सिलेबस के अंतर्गत आपके पेपर में जो पढ़ाया जाएगा, जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपको यहाँ पे हम चर्चा करेंगे और अच्छे से हम निचोड़ निकाल के पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में कुछ नए कैटेगरी से हम लोग पढ़ेंगे और नए अच्छे तरीके से हम तैयार भी करेंगे। तो दोस्तों किस तरीके से होगा आपका सिलेबस वो हम यहाँ पे अच्छे तरीके से जानेंगे। अब जैसे यहाँ पे आपका आता है, दिया गया है प्रोग्राम क्लास और डिग्री, यानी कि बीए थर्ड ईयर के सेमेस्टर 5 वाले छात्र छात्राओं के लिए ऐसे सब व्यक्ति ऐसे छात्र हैं जो अभी हाल ही में फिफ्थ सेमेस्टर में गए हैं, उनके लिए ये जो क्लास होगी वो बहुत ही लाजवाब क्लास होगी और उनको ये पता चल जाएगा कि हमारे जो पेपर में यानी जो हमारे सब्जेक्ट में किस तरीके से सिलेबस यानी क्वेश्चंस और यानी कि जो लेसन है वो हमको पढ़ने को मिलेगा और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न उठेगा वो कहाँ से उठेगा। तो ये सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे। अगर चैनल में आप लोग नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस में बेल आइकन दबा दीजिए और फटाफट एक दूसरे को वीडियो जरूर शेयर करते रहिए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम एक यानी कि प्रश्न की तरफ, जैसे कि अब आपके पेपर में पूछा जाएगा और जो आपके सिलेबस के अंतर्गत आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप आएगा। अब जैसे यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि प्रोग्राम क्लास और डिग्री दिया जाता है बीए थर्ड ईयर सेमेस्टर 5, सब्जेक्ट आपका हिंदी है और जो कोर्स कोड होगा ये पहले से ही निर्धारित कर जाता है, यही कोड आपके पेपर में आता है। उसके बाद फिर आता है आपका आता है कि यहाँ पे कोर्स कंस्ट्रक्शन दिया है, यानी कि आउटकम्स दिया आएगा जो आपसे पूछा जाता है। कोर्स का जो टाइटल है वो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, ये आपका सब्जेक्ट होगा और यानी कि पेपर का नाम होगा। इससे यही आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यही आपका पेपर का नाम होता है। अब जैसे इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से विद्यार्थी साहित्य शास्त्र एवं आलोचना के अर्थ, महत्व और उनके विषय क्षेत्र से परिचित हो सकेंगे तथा ये हिंदी आलोचना के रूप में भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आधुनिक विकास के विविध रूपों और दिशाओं का साक्षात करेंगे। तो इस तरीके से जो ये साहित्य शास्त्र और हिंदी के बारे में हमें पढ़ना है वो आपको ये निर्धारित किया है। अब आपका आता है, जैसे यहाँ पे दिया जाएगा क्रेडिट, यानी कि जो क्रेडिट दिया गया है 5 नंबर का, 5 क्रेडिट दिए गए हैं। मैक्सिमम मार्क आपका जो है वो 75 नंबर का दिया जाएगा और जो 25 नंबर है वो प्रैक्टिकल से ऐड होंगे और मिनिमम जो आपका पासिंग मार्क निर्धारित किया गया है वो 30 नंबर इसका होगा आपका प्रैक्टिकल थ्योरी से। जो आपका 30 नंबर रहेगा वो थ्योरी से और 10 नंबर आपका प्रैक्टिकल से। तो यहाँ से आपका ये सारी चीज़ें साक्षात्कार निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद फिर आता है आपका टॉपिक में आपका आएगा इसमें कि कैसे कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और कितने आपको टॉपिक्स आपको क्लियर करने होंगे। जैसे आपका यूनिट यहाँ दिया जाएगा, उसका में ये टॉपिक होगा कि किन के बारे में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक होगा हमारे सिलेबस में, आपके सिलेबस में कहाँ कहाँ से चैप्टर आप कहेंगे कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या होगा और कितने लेक्चर आपको पढ़ने पड़ेंगे, तो जाके आपका ये क्लियर आपका क्लासेस कंप्लीट होगी। अब जैसे फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कि भारतीय काव्य शास्त्र। तो सबसे पहले भारतीय काव्य शास्त्र में आप आएंगे, यानी कि भारतीय जो काव्य शास्त्र होते हैं यानी कि काव्य की रचना होती है। काव्य मतलब जैसे मान लीजिए सूरदास जी का हो गया। उसके बाद में फिर काव्य की संरचना कैसे कब हुई, काव्य किसे कहते हैं, तो काव्य, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। काव्य का मतलब होता है पद्य, जिसे हम लोग बोलते हैं। छोटी छोटी पंक्तियाँ होंगी और उन पंक्तियों में से आपको ये सारे जो काव्य शास्त्र होते हैं वो आपको पढ़ना होगा। जैसे अब आपका आता है काव्य परियोजन। काव्य परियोजन में आपको इसमें से तकरीबन आपको 2 लेक्चर होना चाहिए। काव्य लक्षण आएगा आपका, काव्य लक्षण के बारे में आप जानते क्या हैं, काव्य के लक्षण को किस तरीके से आप पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें। फिर काव्य हेतु आपका आएगा, काव्य का स्वरूप होगा और काव्य की आत्मा। काव्य के स्वरूप के बारे में, जैसे कि काव्य की रचना कैसे हुई, काव्य का मूल स्वरूप क्या है, इनके गुण क्या हैं, इनके
इनकी जो वीकली स्टॉपेज थी वो कैसे स्टार्ट हुई है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद काव्य की आत्मा। अब काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, यानी काव्य के जो रचयिता हैं, यानी कि जो यानी कि जो खंड काव्य होता है अपना, उसमें से जो पंक्तियाँ सुंदर सुंदर लिखते हैं वो काव्य की एक मूल स्वरूप मानी जाती है, और उन्हीं को हम आत्मा कहते हैं। जैसे सूरदास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, उसके बाद फिर आपका आते हैं मीरा जी हो गई, उसके में ये सारे आपके आते हैं एट्सेट्रा। बहुत सारे कवि हैं जो आपको मैं इस टॉपिक में पढ़ाते रहेंगे और अच्छे से हम लोग आपको क्लियर करते रहेंगे टॉपिक्स को। उसके बाद फिर आता है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। अब सेकंड नंबर में जैसे आपका आ गया कि भारतीय काव्य सिद्धांत। इसमें भी आपको 9 लेक्चर भी आपका निर्धारित किया गया है। अलंकार सिद्धांत आएगा इसमें, यानी इसमें अलंकारित होगा कि कौन कौन से अलंकार इसमें निर्धारित हैं, यानी कि सिद्धांत इसमें आए हुए हैं। फिर है रीति सिद्धांत और रस सिद्धांत। रीति इसमें आपका छंद आ जाता है, और उसमें फिर रस, यानी कि रस, छंद, अलंकार, ये तीनों आपके इस सिद्धांत में कि भारतीय काव्य सिद्धांत में स्टडी करना है। इसमें भी आपको 9 लेक्चर करना है। आगे आपका आता है ध्वनि सिद्धांत। इसमें आपका ध्वनि सिद्धांत दिया गया है, ध्वनि सिद्धांत हो गया। उसके बाद फिर आपका आता है वक्रोक्ति सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत। ये 6 सिद्धांत आपके हैं, और 6 सिद्धांत आपको ये अगर बात करें तो 2 इसमें से भी टोटल आपका 9 लेक्चर होगा। 9 लेक्चर में आपका ये टोटल आपके सिद्धांत क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद फिर आता है आपका थर्ड नंबर से जो बताया गया है वो साहित्य शास्त्रीय अवधारणाएँ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 9 लेक्चर यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अब जो साहित्य शास्त्रीय यानी कि जो साहित्य शास्त्रीय काव्य धाराएँ हैं उसके बारे में हमें पढ़ने के लिए काव्य रूप आएगा कि काव्य का रूप क्या है, काव्य का गुण आएगा, शब्द शक्ति आएगी, और काव्य दोष आएंगे। जो दोष हमें निर्धारित किए जाते हैं वो आपका है शब्द शक्ति। इनकी शब्द में जो शक्ति, यानी कि जो शब्द से हमें शक्ति मिलती है, कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जिससे हमें शक्ति मिले, यानी कि ऊर्जा मिलता है, उसको यहाँ पे पंक्ति द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि मान लीजिए बिहारी ससई जी से है कि ससैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। मतलब ये टोटल से जो शब्द शक्ति है इसके बारे में बताया गया कि जो ससैया का ससई द्वारा जो बताया गया बिहारी ससई द्वारा कि ससैया के दोहरे वो जिन्होंने दोहराया है ज्यों नाभिक, यानी कि एक नाभिक का तीर होता है, नाभिक मतलब होता है, इसमें बताया गया है कि जो सतसैया के जो बताया गया सतसई के बिहारी सतसई जी की जो रचना है उसमें यानी कि आदमी के द्वारा जो बताया गया है कि बोला गया है कि जो तीर लगती है और वो जो देखने में तो छोटा लगता है लेकिन जो घाव होता है वो बड़ा गंभीर करता है। तो वही बताया गया है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाभिक के तीर, और देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। तो इस तरीके से आपका ये आएगा। उसके बाद फिर आता है आपका नाट्यशास्त्र। उसके बाद फिर आता है नाट्यशास्त्र, आपका 4th नंबर यूनिट होगा नाट्यशास्त्र। इसमें भी आपका 9 लेक्चर निर्धारित किया गया है। अब इसमें आता है जैसे भारतीय नाट्यशास्त्र का सामान्य परिचय। भारतीय नाट्यशास्त्र का जो सामान्य कि नाट्यशास्त्र से आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। नाट्यशास्त्र में से आपका कथकली हो जाता है भारत में, उसके अंदर ओडम हो जाता है। तो जो भी आपका नृत्य शास्त्रीय संगीत से होता है वो आपका आता है। अलग अलग राज्य से आपका निर्धारित किया जाएगा। तो इसका सामान्य परिचय दिया जाएगा कि इसका जो मूल परिचय होएगा कि इसका पॉइंट क्या होगा वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। वृत्ति आपका आता है, वृत्ति में उसके बाद फिर अभिनय आएगा, रूपक आएगा, कथा, नेता या नायक, जिससे जो नेता होते हैं और नायक नायिका होंगी उनके बारे में, रंगमंचीय विशेषताएं, जो रंगमंचीय विशेषता होती है उसके बारे में आपका आएगा। जैसे मान लीजिए भाषण देना हो गया, उसका में रंगारंगारी क्रम हो गया, इस तरीके से आपका रंगमंचीय विशेषताएं आएंगी। अभिनय, वृत्ति जो होती है, जो आदमी के अंदर जो गुण होता है, जो बाहर निकलने का पॉइंट होता है उसी को हम वृत्ति कहते हैं। और वृत्ति हर कई प्रकार से होती है, वो काव्य के अंदर भी आती है। जो काव्य से जो रस निकलता है वही हमारी वृत्ति होती है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझाने का इसमें प्रयास किया है। रूपक
रूपक आप जानते हैं, अलंकार आप लोग जानते हैं। रूपक अलंकार में एक ही शब्द आपको बार बार यूज़ किया जाता है। और जो ये होता है रूपक। अभिनय, अभिनय मतलब बुद्धिमान होता है, यानी कि जो आपके अंदर जो काव्य से जो भी आपका ज्ञान मिलता है उसी को अभिनय बोलते हैं। कथा, आप लोग को कथा पता ही है कि कथा भारती पे होता है, और हम गद्य से जितने भी हम कथा पढ़ लेते हैं वो सारी कथा के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका पाश्चात्य काव्य शास्त्र, 5 नंबर यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे आया है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इसमें आएगा आपका दोस्तों 9 नंबर पॉइंट कि अरस्तु जी के बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अरस्तु जी आपको हर जगह मिलते हैं, चाहे आप हिस्ट्री में ले लीजिए या पॉलिटिकल साइंस में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, इकोनॉमिक्स में भी मिलते हैं, और उसके बाद में आपको हिंदी में भी मिल रहे हैं आपको। और फिर अरिस्टोटल आपको इंग्लिश में भी मिलते हैं। तो ये जो है, जो ये महान भाव हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको हर जगह मिलेंगे। तो अरस्तु जी का जो अनुकरण सिद्धांत है और विरेचन सिद्धांत है, अनुकरण के बारे में आप लोग पढ़े हैं ज्योग्राफी में नहीं, साइंस में। साइंस में विरेचन के बारे में पढ़ा है। होम साइंस अगर जितने भी छात्र हैं उन विरेचन के बारे में पढ़ी हैं, और अनुकरण सिद्धांत आपको उसमें, तो इसमें हमने आपको पहले भी सारा सब कुछ पढ़ा चुके हैं। उसके बाद फिर आता है आपका कॉलरिज, कल्पना और फैंटेसी, कल्पना करना और जो फैंटेसी होती है उनकी वो। फिर आता है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। फिर आता है रिचर्ड्स का संप्रेषण सिद्धांत। और फिर आता है TMS यानी कि TM इलियट निम्बैक्तिकता का सिद्धांत है कि ये भी, इसमें से आपको जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हर बार ये प्रश्न आपके इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा। अरस्तु जी के बारे में, कॉलरिज के बारे में, वर्ड्सवर्थ की जो वर्ड्सवर्थ की एक रचना है वर्ड्सवर्थ, उसके बारे में पढ़ेंगे आप। और उसके बाद फिर आता है रिचर्ड जी के बारे में, TM इलियट जी के बारे में, ये सारे आपके उसमें आएंगे। ये भी आपको 9 लेक्चर क्लियर करना होगा। उसके बाद फिर आता है आपका फिर आता है 6 नंबर की हिंदी आलोचना का इतिहास था सिद्धांत की, यानी हिंदी की जो आलोचना का इतिहास है, आलोचना का इतिहास के बारे में, और इनकी जो सिद्धांतिकी है यानी कि सिद्धांत, उसके बारे में यहाँ पे पढ़ाया गया। हिंदी आलोचना का विकास का आविर्भाव कब हुआ, यानी हिंदी आलोचना का विकास किस तरीके से हुआ, किसके द्वारा हुआ, इस तरीके से आपको आपके उसमें आएगा, यानी कि जो इतिहास है, इतिहास के बारे में हम हिंदी के पढ़ेंगे। उसका फिर आता है सैद्धांतिक आलोचना, जो सैद्धांतिक आलोचना हुई है उसके बारे में। फिर आता है कि स्वतंत्रतावादी आलोचना और मार्क्सवादी आलोचना। उसका फिर आता है मनोविशेषणवादी आलोचना, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मनोविशेषणवादी आलोचना। तो ये सारे आपके जैसे स्वच्छंदवादी हो गया ये, और उसका फिर मार्क्सवादी आलोचना। मार्क्सवादी आलोचना आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं या फिर आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में सेकेंड सेमेस्टर में, आलोचना यानी कि मार्क्सवादी आलोचना आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं इसको। उसके बाद फिर आता है आपका है 7th नंबर आपका समीक्षा की विचारधाराएं। इसमें से समीक्षा की विचारधाराएं हैं, इसमें हमने आपको भी मार्क्सवादी, मनोविशेषणवादी आलोचना ये सारे बता दिया। अब आता है नई समीक्षा, इसमें आपका आता है नई समीक्षा। जो समीक्षा की विचारधारा में आपको आएगा नई समीक्षा। हम नई समीक्षा के बारे में आपको कई तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत तरीके से आपका क्वेश्चन आपको पुटअप होगा, तो अच्छे से तैयारी करना है, पढ़ना भी। अब उसके बाद फिर आता है नक्शावाद, नवशास्त्रवाद, इसमें लिखा है नवशास्त्रवाद। नवशास्त्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। फिर यथार्थवाद आएगा, उसके बाद अभिजात्यवाद और नव्य अभिजात्यवाद। तो ये दोनों तरीके से आपको अभिजात्यवाद, अभिजात्यवाद का मतलब होता है कि काव्य भाषा में जो अभि यानी कि अभि का मतलब होता है छोटे जादू की तुलना, और नव्य का मतलब होता है नए युग से। फिर आता है कलावाद, कलावाद के मतलब फिर बिंबवाद कि जो बिंब मतलब होता है छोटे वाद से बड़े वाद की तरफ जाना। प्रतीकवाद, प्रतीकवाद मतलब सिंबल जिसे बोलते हैं,
सिंबल के तरीके से आपका आएगा, फिर संरचनावाद या उत्तर संरचनावाद। तो जैसे जैसे भी आपको बढ़ते जाएंगे उस तरीके से आपको थोड़ा हार्ड टाइप में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें भी आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दो आपके 5th सेमेस्टर में, उस इसमें में हिंदी के दो पेपर होंगे। आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो मैं आपको ये फर्स्ट पेपर का बता रहा हूँ और सेकेंड पेपर में आपको अलग तरीके से आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूँगा उसमें, और अच्छे से उसमें आपको फर्स्ट आपका सिलेबस हो जाएगा। फिर सेकंड पेपर में कौन सा सिलेबस आएगा, ये पहली चीज़ें तो आपको फर्स्ट सिलेबस आपका हो जाएगा, और सेकंड सिलेबस में आपको कुछ नए तरीके को आपको बताया जाएगा। फिर आता है विखंडन। विखंडन का मतलब होता है कई खंड के रूप में निर्धारित करना। उसके बाद फिर आता है आपका 8th नंबर। 8th नंबर में भी आपको डिटेल लेक्चर निर्धारित किया गया है। अब इसमें 8th नंबर में है कि आलोचक एवं आलोचना दृष्टि। इसमें रामचंद्र शुक्ल जी की काव्य में लोकमंगल क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में है। मुंशी प्रेमचंद जी की जो साहित्य का उद्देश्य है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। जयशंकर प्रसाद जी का छायावाद और यथार्थवाद। सबसे पहली बात तो यहाँ से आपको दो चीज़ें क्लियर होते हैं, यथार्थवाद के कवि और छायावाद के कवि आपको जयशंकर प्रसाद जी मिल जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में मुंशी प्रेमचंद जी मिल जाते हैं, और काव्य के क्षेत्र में यानी कि काव्य में लोकमंगल आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मिलते हैं। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आधुनिक साहित्य में हैं, जो नई मान्यताएं क्लियर करते हैं। फिर डॉक्टर नागेंद्र जी की जो बताएगी वो मेरी साहित्य मान्यताएं हैं, इनमें से आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो ये सारे आपके जो सिलेबस हैं यहाँ से आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना होगा, जो कि आपके सबसे ज़्यादा पेपर में आएंगे। फिर आता है रामविलास शर्मा जी की जो है वो तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, ये भी आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद फिर आता है आपका नामवर सिंह यानी कहानी नई और पुरानी, नामवर सिंह की। और उसका फिर आता है मुक्तिबोध जी की जो होगी, मुक्तिबोध जी के जो मोस्ट पॉइंट होगा वो नई कविता का आत्मसंघर्ष। तो इस तरीके से आपको इनकी आलोचना दृष्टि के बारे में यहाँ पे पढ़ना होगा। तो आई होप आप लोग को आप अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से क्लियर किए होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक होगा, और अगली वीडियो में हम आपके साथ कुछ सेकंड, ये तो फर्स्ट आपका हो गया फर्स्ट पेपर का, अब सेकंड पेपर में आपको वो भी सॉल्व करा देंगे हिंदी का। आप लोग को ये क्लियर करा दे रहे हैं कि हिंदी में यानी कि जो BA 5th सेमेस्टर में गए हैं उनके लिए सबसे मोस्ट और सबसे केंद्रित भाव से देखने वाला जो नज़रिया है वो आपका सबसे ये है कि दो पेपर होगा, एक यानी हिंदी के 2 पेपर होंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं जिनका सब्जेक्ट है उनके आपको 2 पेपर होंगे, चाहे आप हिंदी 2 ही सब्जेक्ट होगा आपका इसमें, लेकिन उनके आपको 4 पेपर देने होंगे। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से क्लियर करना होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो को शेयर करते रहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको फिर से मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।